Good morning, students. So today we are going to start our next chapter, flotation of physics. Okay. In first term, we have learned about the motion of an object and force as the cause of motion. तो फल इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स थे उस सब में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, और कैसे मोशन होता है उसके क्या कॉजेस है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. We have also learned about gravitation and the motion of object under the force of gravity. और उसके साथ साथ हमने किसके बारे में पढ़ा था, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ा था, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. Let us now think about some common observation that our daily life. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी डेली लाइफ की कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन है उनको हम लोग देखने वाले हैं. Railway tracks are laid on large size concrete sleepers. जैसे कि आपको पता है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो लार्ज साइज के कॉन्क्रीट होते हैं उन पे लेकर जाते हैं, मतलब कि उन पे बिछाए जाते हैं. फाउंडेशंस ऑफ बिल्डिंग्स आर जनरली ब्रॉड. जो भी बिल्डिंग्स के जो फाउंडेशन होते हैं, बीच जो नींव होती है वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा ब्रॉड होती है. A knife is sharp edge has better cutting qualities. जो नाइफ की शार्प कैसी होती है, एज जो है शार्प होती है, उसकी जो कटिंग की क्वालिटी होती है वो क्या होती है, बेटर होती है. A drawing pen with sharp tip goes easily in wood at cardboard etc. और जो ड्राइंग पेन है वो कैसी होती है, उसकी जो टिप होती है वो शार्प होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इजीली कार्डबोर्ड पे या फिर किसी भी वुड में चली जाती है. Again, we observe that a wooden block floats on water, but a metallic object sinks into water. तो हम लोग ने इस बात को ऑब्जर्व तो हम लोगों ने इस बात को नोटिस करा है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका वुडन ब्लॉक्स, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं. कहाँ पे फ्लोट करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं. और जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वाटर में सिंक हो जाते हैं. A small steel needle sink, but a huge steel ship continues to float on water and so on. जैसे कि आपको पता है एक छोटी सी स्टील क्या होती है, एक छोटी सी स्टील क्या होती है, वाटर में सिंक कर जाती है, पर एक बड़ी शिप जो किससे बनी हुई है, स्टील की, आयरन की बनी है, वो क्या करती है, वाटर में फ्लोट करती रहती है. In this chapter, we shall try to find answer of these and such other questions. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करेंगे. For this purpose, we study the concept of thrust and pressure. Pressure, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ट्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. ट्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है. We shall also study about the force of buoyancy and Archimedes. और उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ बायनेंसी एंड फोर्स ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के भी बारे में पढ़ेंगे, जो किसके बारे में बताया है, buoyant force के बारे में बताता है. On the basis of this concept, we shall finally discuss the conditions for object to float in liquid. जब हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो किस तरीके से वाटर में फ्लोट करते हैं. ठीक है, अब उसके बारे में अब हम लोग का फर्स्ट टॉपिक आता है ट्रस्ट एंड
प्रेशर। हम लोग ये देखते हैं कि ट्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग का आता है ट्रस्ट, कि ट्रस्ट क्या होता है। लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे रख देते हैं, ठीक है। द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट आर वर्टिकली डाउनवर्ड। जो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। Thus, the object exerts a force on the surface whose magnitude is equal to the weight of the object. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जब फोर्स को एक्सर्ट करता है तो किस पे करता है, उस ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड पे, जो क्या है, मतलब कि वो जो हमारा मैग्नीट्यूड का जो सरफेस है वो किसके इक्वल होता है, वेट के, जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसके इक्वल होता है। As an example, when you stand on loosened sand, you exert a force. अगर आप एग्जाम्पल ले लें, अगर आप किसी भी लूजन सैंड पे खड़े हो तो आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो इक्वल टू योर वेट। हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जो कितना है, हमारे वेट के इक्वल है। Your weight acting vertically downward in the force acting perpendicular to the surface of the sand. तो हमारा जो वेट है वो कैसे, मतलब कि किधर की तरफ कर रहा है, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और जो हमारा फोर्स है वो कैसे वर्क कर रहा है, परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, किसके, सैंड के सरफेस पे। When you sit on a chair, जब हम लोग चेयर पे बैठते हैं, यू एक्सर्ट अ फोर्स, तब भी हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। इक्वल टू योर वेट, जितना हमारा क्या होता है, वेट की इक्वल होता है। ऑन द सरफेस ऑफ अ चेयर एंड द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ अ चेयर। किस पे लगाते हैं, चेयर के सरफेस पे लगता है, और क्या होता है, परपेंडिकुलरली होता है, किसके, उस पे, चेयर के सरफेस पे। तो हम ये बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन ट्रस्ट की, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड ट्रस्ट। जब भी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक्सर्ट करता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस्ट बोलते हैं। As thrust is a force acting normally on a surface. जो ट्रस्ट होता है वो क्या करता है, सरफेस पे नॉर्मली फोर्स को एक्ट करता है। यूनिट ऑफ ट्रस्ट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जो फोर्स की यूनिट है वही किसकी यूनिट रहेगी, ट्रस्ट की यूनिट रहेगी। सो द एसआई यूनिट ऑफ ट्रस्ट इज न्यूटन। तो जो ट्रस्ट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका प्रेशर। प्रेशर क्या है, The thrusting unit surface area is called a pressure. जो भी thrust होता है यूनिट एरिया सरफेस का, उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। Alternatively, force acting per unit area on the surface of acting of a surface of acting in the direction normal, it is called a pressure. Means alternatively हम बोल सकते हैं कि जब force परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। मीन्स जब कोई फोर्स परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस पे होता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। If a force F is acting normally on a surface of an area, then the pressure P is। अगर जो फोर्स है किसी भी सरफेस पे नॉर्मली एक्ट कर रहा है और उसका प्रेशर आपको फाइंड करना है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका,
ट्रस्ट अपॉन एरिया, राइट। ट्रस्ट हो गया, तो हम इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल्स टू F अपॉन A। ठीक, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये था हमारा प्रेशर का फॉर्मूला कि आपके प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। अब प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो प्रेशर है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। as SI unit of force at surface area are Newton। अब जो SI यूनिट है फोर्स का और जो सरफेस एरिया है वो क्या है? न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रेशर का SI यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। मीन्स थ्रस्ट का हो गया न्यूटन और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो SI यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। In the honor of scientist Basil Pascal, the SI unit of pressure is called a Pascal। अब किसके ऑनर में? जो बेसल पास्कल थे उनके ऑनर में जो SI यूनिट दी गई प्रेशर को, उसको पास्कल के नाम से जाना जाता है। और पास्कल को डिनोट करा जाता है PA से। जो आपका पास्कल होता है उसको PA से डिनोट करा जाता है। कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो ऐसा यूनिट है प्रेशर की वो क्या है? पास्कल है। और जो 1 पास्कल है वो क्या है? 1 पास्कल आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन अ सरफेस एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। अब क्या है? अब थ्रस्ट का क्या इफेक्ट है सरफेस एरिया पे जिस पे ये एक्ट कर रहा है? If a given thrust acts on a smaller surface area, then pressure will be more and it will have a greater effect on the surface। अगर क्या हो रहा है? अगर हमें ट्रस्ट दिया गया वो किसी भी क्या कर रहा है? स्मॉलर सरफेस एरिया पे एक्ट कर रहा है, तो देन प्रेशर विल बी मोर। अब क्या होगा? जो प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाएगा एंड इट विल हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द सरफेस। और उसका क्या होगा? सरफेस पे बहुत ही ज्यादा ग्रेटर इफेक्ट होगा। On the other hand, if same thrust act on a larger surface area, अगर सेम जो ट्रस्ट है वो किसी लार्ज सरफेस एरिया पे एक्ट कर रही है, then pressure exerted by the thrust। तो प्रेशर किस पे एक्सर्ट करेगा? ट्रस्ट पे एक्सर्ट करेगा और लेस एक्सर्ट करेगा एंड इट्स इफेक्ट ऑफ अ ट्रस्ट ऑन द सरफेस इज लेस। और उसका जो इफेक्ट पड़ेगा सरफेस पे वो भी कैसा होगा? लेस होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा explanation of some observation from daily life on the basis of the concept of pressure। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखने जा रहे हैं जो क्या होते हैं हमारी डेली लाइफ में हम लोग करते हैं और हम लोग ने उस चीज को नोटिस नहीं करा है ध्यान से। तो उन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं? आज पढ़ते हैं कि कैसे उन पे जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रेशर का वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, we have seen above that a given thrust produces less pressure if it acts on a large area, and it can produce high pressure if it acts on a small area। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी ट्रस्ट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लार्ज प्रेशर को प्रोड्यूस कर रहा है और लार्ज एरिया में कर रहा है, जब उसका हाई प्रेशर होता है स्मॉल एरिया में। अब देखते हैं इसके हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। First observation है a sharp knife cuts better than a blunt line। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जब नाइफ से कट करते हैं
तो हम मोस्टली शार्प नाइफ को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लंट नाइफ। क्यों? क्योंकि जो शार्प नाइफ होते हैं उसके जो एजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्लीटली शार्प होते हैं, जो क्या करते हैं हमें इजीली वेजिटेबल्स को कट करने में हेल्प करते हैं। अगर दूसरी तरफ क्या होगा, जो ब्लंट नाइफ होगी मीन्स उसके एजेस अगर शार्प नहीं होंगे तो वो उससे क्या होता है, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कट करने में फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, है ना। तो उसका हम लोग रीजन पढ़ते हैं। A sharp knife has a very thin edge or to its wedge-shaped blade. जैसे कि आपको पता है कि जो भी शार्प नाइफ है उसके जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। Due to thin edge, applied force act on a very small area and thus produces a large pressure. तो क्या होता है, थिन एज की वजह से ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं बहुत ही स्मॉल एरिया में, और क्या करते हैं, लार्ज प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। दिस लार्ज प्रेशर कट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इजीली। तो ये जो लार्ज प्रेशर होता है ये क्या करता है, जितने भी आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इजीली कट कर देता है। A blunt knife has a thicker edge. अब जो blunt knife होती है उनके जो edges होते हैं वो कैसे होती है, thicker होती है। So the applied force act on a larger area producing less pressure. अब जो force act कर रहा है वो क्या कर रहा है, larger area में act कर रहा है, पर उसका जो pressure है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। As a result, it is difficult to cut the object. तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है हमारे ऑब्जेक्ट को कट करने में। Due to this very reason, all cutting devices like scissors, blade, axes, etc. are provided with sharp edge. तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी कटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो एजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प्ड होते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, बहुत स्मॉल एरिया में लार्ज प्रेशर को अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी ऑब्जेक्ट हमें कट करना होता है वो इजीली कट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है, nail pens and drawing pens have relatively bigger top but highly pointed and sharp-ended tip। अब जैसे कि आपको पता है कि जो नेल्स होते हैं, पेन्स होते हैं, ड्राइंग पेन्स होते हैं, उनके जो टॉप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिगर होते हैं, पर उनके जो एजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और शार्प एंडेड होते हैं। शार्प एंडेड टिप्स होती हैं, शार्प कैसे टिप्स होते हैं, शार्प एंडेड टिप्स होती है। Due to sharp tip, pressure exerted in large and nail or pin can be easily pressed into wood or cardboard। क्या है, जो शार्प टिप होती है उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, काफी ज्यादा लगता है, मीन्स लार्ज प्रेशर होता है। नील्स होती हैं पिंस की जिसकी वजह से क्या होता है, वो इजीली प्रेस हो जाती है, किसके अंदर, वुड के अंदर और कार्डबोर्ड के अंदर। ड्यू टू दिस वेरी रीजन, इसी वजह से अ स्विंग निडल having a sharp tip can be easily peered into a clothes being stitched। तो इसीलिए जो स्विंग निडल होती है उसकी वजह से क्या होता है, उसके शार्प टिप की वजह से जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिल जाते हैं, स्टिच हो जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन बोर्ड कंक्रीट और वुडन स्लीपर्स। Wooden sleepers and gap between the sleepers is filled with ballast। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो एक बड़े से कंक्रीट पे बिछे होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वुडन स्लीपर्स पे, और उनके जो गैप्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, बड़े बड़े
unbalanced पड़े होते हैं. As a result, pressure acting on the ground under the sleepers due to weight of running train is reduced. मतलब कि रिजल्ट में क्या होता है, जो प्रेशर होता है ग्राउंड पे वो क्या होता है उन स्लीपर्स पे होता है और वो कम हो जाता है. किसकी वजह से? क्योंकि ट्रेन उस पर क्या कर रही होती है, रन कर रही होती है. दिस प्रिवेंट द सिंकिंग ऑफ अ ग्राउंड अंडर द वेट ऑफ अ ट्रेन. और यही क्या करती है, जो ग्राउंड में जो जब भी ट्रेन उस पर रन कर रही होती है तो वो क्या होता है, उसके चांसेस होते हैं कि वो दब सकता है, तो वो सिंक ना हो इसलिए ऐसा करा जाता है. ठीक है, ऑन बैलेंस को बिछाया जाता है. द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग आर केप्ट बोल्ड एंड वाइड. जो भी बिल्डिंग्स के फाउंडेशंस होते हैं उनको बोल्ड और वाइड रखा जाता है. ऐसा क्यों? So that the pressure due to weight of the building acting on the soil below the foundation. क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग का जो वेट है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सॉइल के नीचे एक्ट कर रहा है, मतलब कि बिलो द सॉइल एक्ट कर रहा है. इस रिड्यूस वेरी मच, जो क्या है बहुत ज्यादा कम हो चुका है. दिस प्रिवेंट सिंकिंग ऑफ बिल्डिंग्स इनटू द सॉइल. और ये क्या करता है, बिल्डिंग्स को सॉइल में सिंक होने से बचाता है, मीन्स रोकता है. Due to this very reason, foundation of the pillars of bridges, flyovers and metro rail tracks are kept bold and wide. तो इसीलिए जितने भी पिलर्स, मतलब कि जो भी ब्रिजेस के पिलर्स होते हैं, फ्लाईओवर्स के पिलर्स होते हैं, रेलवे मेट्रो रेलवे ट्रैक्स के जो भी होता है उनका जो फाउंडेशन रखा जाता है वो हमेशा इसीलिए कैसा रखा जाता है, बोर्ड और वाइट रखा जाता है, ताकि वो क्या ना हो सके, सॉइल में सिंक ना हो सके. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, द ट्रैक्टर्स हैव एक्स्ट्रा बोर्ड टाइप टायर सो एज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड. अब जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, एक्स्ट्रा बॉर्डर होते हैं. क्यों? ताकि ग्राउंड पे प्रेशर ना हो. This prevents sinking of tractor types into the soft ground of fields. और ये क्या करता है, जो भी ट्रैक्टर होता है उनके सॉफ्ट ग्राउंड्स को क्या करता है, फील्ड में सिंक होने से प्रिवेंट करता है. ड्यू टू द सेम रीजन की वजह से ही द ट्रैक्टर और अ बस has much wider tires than that of a bicycle or a car. इसीलिए जो भी ट्रैक्टर्स, बसेस, ट्रक्स होती हैं उनके जो टायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा ब्रॉड होते हैं. किसके कंपैरिजन में? बाइसिकल्स या कार के कंपैरिजन में. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, द ट्रैक्टर हैज एक्स्ट्रा, sorry, an army tank weighing about 100 tonners rests upon a continuous and broad steel chain. और जैसे कि आपको पता है कि जो आर्मी टैंक्स होते हैं उनके जो आर्मी टैंक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी ज्यादा वेटेज होता है, उस पर 100 of tons वेट होता है. और उनकी जो होती है व्हील्स होते हैं वो एक कंटिन्यूअस ब्रॉड चेन की तरह होती है. राइट, ऐसा क्यों? दिस रिड्यूसेस द प्रेशर. तो वो जो चेन होती है वो क्या करती है, प्रेशर को रिड्यूस कर देती है. ड्यू टू वेट ऑफ टैंक, किसके? टैंक के वेट की वजह से. जैसे कि आपको पता है कि जो भी टैंकर्स होते हैं उनका वेट क्या होता है, 100 of tons होता है. On the ground below the chain and the ground does not sink. और जिसमें क्या होता है, वो जो चेन की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर होता है उसको कम कर दिया जाता है टैंकर का, और वो क्या करता है, ग्राउंड में सिंक नहीं होता है. उसके बाद में आता है स्कूल बैग्स इज हैविंग वाइड स्ट्रैप्स. अब जैसे कि आपको पता है जितने भी स्कूल बैग्स होते हैं सबके स्ट्रैप्स कैसे होते हैं, वाइड होते हैं. Generally, a school bag has white strap made of thick canvas cloth so that weight of a bag fall over a large area of the children's shoulders
reduces less pressure on the shoulder. हम जैसे कि आपको पता है कि जो भी स्कूल बैग्स होते हैं उनका जो स्ट्रैप्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैनवस क्लॉथ से बनी होती है, जो क्या करती हैं, बैग का जो पूरा वेट होता है वो क्या करता है, पूरे शोल्डर्स पे, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके पूरे शोल्डर्स पे डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, बैग का वेट कम फील होता है, जिससे क्या हो, शोल्डर्स पे उसका जो प्रेशर है बैग का वो कम पड़े। As a result, the child can comfortably carry the heavy school bag. तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो चाइल्ड होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो इजीली क्या कर सकते हैं, जो हैवी स्कूल बैग्स हैं उनको कंफर्टेबली कैरी करके ले जा सकते हैं। ठीक है। If the school bag has a strap made of a thin and strong string, then due to less area of the strap, pressure on the shoulder of a child carrying the bag will be very high. अगर स्कूल बैग के जो स्ट्रैप है उसकी जो एरिया है वो क्या है, कम है, थिन है, और वो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन है, जिससे क्या होता है, जो एरिया होता है स्ट्रैप का वो कम हो जाता है। जब एरिया कम होगा तो वो क्या करेगा, जो चिल्ड्रंस के शोल्डर्स है उन पे हाई प्रेशर डालेगा, so it will become very painful for a child to carry the heavy school bags. तो इसीलिए क्या होता है कि चाइल्ड्स के लिए काफी ज्यादा मतलब कि हैवी हो जाएगा, कि पेनफुल हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, हैवी स्कूल बैग्स को कैरी कर रहे हैं। अब इसी तरीके से आपको बाकी के रीजंस दिए गए हैं। कैमल वॉक इजली ऑन अ सैंडी सरफेस देन अ मैन। अब जो कैमल्स होते हैं वो इजली क्या कर पाते हैं, सैंडी सरफेस पे वॉक कर पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू men. A star uses flat and long skis while sliding on slope. जितने भी स्कार्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्नो पे स्कीज करने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग स्कीज का यूज करते हैं। ठीक है। It is easier to walk or run on the ground if we have flat shoes rather than shoes with sharp heels. अगर हमारे पास फ्लैट शूज है तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, या फिर अगर हमारे पास हील शूज है उसमें अगर हम ग्राउंड पे वॉक करें या रन करें वो ज्यादा इजी होगा। A sprinter and a footballer wear sports shoes having spikes. जो भी स्प्रिंटर्स होते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं, वो स्पोर्ट शूज पहनते हैं जिनमें क्या होता है, स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आपको इन सब चीजों को एक्सप्लेन करा गया है, इन सब चीजों को आप पढ़िएगा और समझिएगा। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके ट्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।